हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। कोरोना की इस समय में आप सभी उम्मीद करता हूँ सुरक्षित होंगे और कोरोना से थोड़ा बच के रहिए। सावधानी ही बचाव है, आपको पता है। और स्कॉलर ट्यून से भी आप परेशान हो चुके होंगे बार बार। तो मुझे पता है कि अब बच्चे काफ़ी खुश भी हैं, आजकल स्कूल में नहीं जाना पड़ रहा, टीचर्स की डांट नहीं पड़ रही, होमवर्क कोई करता है तो करता है, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहता हूँ मैं कि इस टाइम पे आपको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना तो टीचर्स कर सकते हैं ना पेरेंट्स। और पेरेंट्स को तो आजकल वैसे भी बच्चे ज़्यादा इधर उधर की बातों में उलझा देते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता। फ़ोन का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। तो प्लीज़ आपकी ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज ये थोड़ा मोरल लेक्चर मैं दे रहा हूँ आपको। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सीखना है, कुछ बनना है, आपका कोई टारगेट है वो अचीव करना है आपको, ठीक है। कोरोना आएगा, कोरोना अब जाने वाला भी है, क्योंकि थोड़ी सावधानी बरतिए, थोड़ी मेडिसिन डेवलप होंगी तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो जाएगा सब। बट इन सब के चलते आप अपनी पढ़ाई को व्यर्थ मत जाने दीजिए, पूरा मेहनत कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हम 12th केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस में ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप सब जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। यानी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है वो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी, उसी के अकॉर्डिंग उनमें भी चेंज आएगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की थी, पहली प्रॉपर्टी हमने की है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो समझिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले कुछ टर्म्स हमें जाननी होंगी, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो इसमें कुछ टर्म्स जाननी जरूरी है ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले। सबसे पहली टर्म डिफ्यूजन, आपने कभी पढ़ा होगा डिफ्यूजन, पिछली क्लासेस में 9th 10th में आया होगा। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में स्पॉन्टेनियसली अपने आप मिक्स होने लगे, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाएं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। चिमनी से निकला हुआ धुआं या ट्रैफिक से निकला हुआ धुआं आप देखेंगे तभी की तभी हवा में मिलकर वैसा ही हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर लेता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। आप जैसे दूध में कोई पानी मिलाता है या पानी में कोई दूध मिलाता है, आजकल तो दूध ये जो है भाई पानी में दूध ज़्यादा मिलाते हैं, तो वो जैसे ही पानी में दूध मिलाएंगे ना सारा एक जैसा हो जाता है। वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, उसको बोलते हैं। तो भाई जैसे ही पानी के अंदर आप एक बूंद भी दूध की मिलाएंगे तो वो देखेंगे थोड़ी देर बाद पूरा सफ़ेद हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। वो भी क्या है? डिफ्यूजन है। हालांकि लिक्विड्स में डिफ्यूजन का रेट, यानी कि जिस दर से डिफ्यूजन होता है वो थोड़ी कम होती है, गैसेज में थोड़ा जल्दी होता है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल यानी कि आधी परमिशन देती है ऐसी झिल्ली मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो जाने देती है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल को रोक लेती है, अपने अंदर से पास नहीं होने देती। ठीक वैसे ही लगा लीजिए जैसे कोई छलनी है, उसने पानी को तो जाने दिया और रेत के कणों को रोक लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन ये थोड़ी उस छलनी का जो साइज है अपने घरों में वो बड़ा होता है, इसका काफ़ी छोटा होता है। इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये नेचुरल भी पाई जाती है और मैन मेड भी बनाई जाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हम भी बना सकते हैं इसको। उसके बाद आती है एक प्रोसेस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को जानने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जानना जरूरी था। देखिए ऑस्मोसिस क्या कहती है? एक ऐसी प्रोसेस है, मान लीजिए यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन लिए और उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, हम इसको SPM बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। तो हमने क्या किया? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, इधर एक सॉल्यूशन लिया और इधर एक दूसरा सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो सेमी पर ऑस्मोसिस क्या कहता है? जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज किया जाता है
between solute and solvent or between less concentrated solution and more concentrated solution, then the flow of solvent molecule through semi permeable membrane is called osmosis। देखिए एक जगह पर हम कहते हैं लेस कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन का मतलब समझते हैं ना आप, सोलवेंट ज़्यादा सोल्यूट कम, ठीक है, वो तो खैर होता ही है, लेकिन सोलवेंट बहुत ही ज़्यादा हो जिसमें, जैसे कि हम मान लें कि भाई इधर है 1 गिलास पानी और 1 चम्मच नमक की है, ऐसा सॉल्यूशन है लेस कंसंट्रेटेड। दूसरी तरफ हमारा मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो मोर कंसंट्रेटेड का मतलब इसमें 1 गिलास पानी में 5 चम्मच नमक है, आप ये मानकर चलिए, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। अब हमें पता है जिधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं वो जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की थ्रू, किधर, जिधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली कम है, यानी कि इसमें कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस अब 2 प्रकार की होती है, एक तो एक्स ऑस्मोसिस और एक होती है एंड ऑस्मोसिस। अब इसको समझिए क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला है एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वो टाइप जिसमें जैसे ये मेम्ब्रेन है हमारी और इसके अंदर हमने क्या किया, जैसे कि आप एग्जाम्पल से ही समझिए, सीधा अंगूर है, ठीक है, ये आपके तब काम आएगा जब आप बहानेबाजी करेंगे और पढ़ेंगे नहीं ना, तो आपको रेडी लगानी पड़ सकती है अंगूर की, ठीक है, तो उस समय एंड ऑस्मोसिस काम आएगा। कैसे आएगा, पढ़ी हुई चीज़ कभी भी बेकार नहीं जाती, तो वहाँ पर भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि अंगूर के अंदर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक तरीके से उसका जो लिक्विड है, उसका जो जूस है, बाहर हमने उसको रख दिया प्योर वाटर में, ठीक है, वाटर में रख दिया हमने उसको, तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस कहता है कि जो अंगूर की मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है ऊपर की, वो क्या करती है, अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल को आने देती है और अंगूर थोड़े फूल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप 10 किलो अंगूर का 15 किलो बना सकते हैं, ठीक है, और उसको बेच सकते हैं अपनी ज़्यादा कीमत पे, वेरी वेरी मच प्रॉफिट। उसके बाद है एक्स ऑस्मोसिस। तो आपको समझ में आ गया ना एंड ऑस्मोसिस क्या है। एंड ऑस्मोसिस का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बाहर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर एंटर करने दे, एंड ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस, एक्स का मतलब बाहर की तरफ। अगर इन्हीं अंगूरों को आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़े हैं और उसको नमक के पानी में डाल देते हैं कंसंट्रेटेड में, तो क्या होगा, वो अंगूरों का जो जूस है ना, वो तो हो गया कम कंसंट्रेशन वाला, और बाहर आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन ले ली, तो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा जूस भी, वो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 10 किलो के 5 किलो बच जाएंगे, तो आपका नुकसान। ठीक है, तो अच्छे से समझिए एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस आगे फल बेचने में काम आएंगे। खैर ये सब मजाक तक है, मैं जानता हूँ आप सभी बहुत ही मेहनती हैं, इतने मेहनती की मुश्किल से किताब आपसे लेनी पड़ती है भाई, अब पढ़ लो, अब सो जाओ भाई, ठीक है, आई नो। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस देखिए क्या है। कुछ चीज़ें तो आपको पता चल ही गई हैं इनके बारे में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में, और कुछ चीज़ें जो नहीं पता चली वो अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहला मैंने बताया था कोई भी चीज़ अगर हमें बतानी है उनके डिफरेंस में, तो सबसे पहला पॉइंट होता है उनकी डेफिनेशन। ऑस्मोसिस क्या है उसकी डेफिनेशन, डिफ्यूजन क्या है उसकी डेफिनेशन। क्या होती है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सोलवेंट पार्टिकल ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें जब ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपस में संपर्क में आते हैं सीधे, तो वो आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं और दोनों एक जैसे हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। उसके बाद डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, डिफ्यूजन में नहीं करते हैं। उसके बाद ऑस्मोसिस में केवल सोलवेंट पार्टिकल इधर जाते हैं क्योंकि सोल्यूट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं जाने देती, तो केवल सोलवेंट पार्टिकल का ही मूवमेंट होता है। लेकिन डिफ्यूजन में सारे ही आते हैं, सोल्यूट सोलवेंट आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद एक और भी मेन चीज़ की ऑस्मोसिस जो है वो कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं पार्टिकल्स, और इसमें जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ होता है डिफ्यूजन। आप सोचिए जो धुआं था गहरा था उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा थी हार्मफुल गैसेस की,
तो वो एकदम से मिल गया, हवा में जैसा हो गया, तो इसका मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो कम कंसंट्रेशन की तरफ जाकर मिल गया, तो ये डिफ्यूजन है। उसके बाद है ये केवल सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस के ऊपर ही अप्लाई होता है, और डिफ्यूजन जो है वो गैसेज और लिक्विड्स दोनों पे अप्लाई होता है, जैसा कि मैंने बताया था। हालांकि डिफ्यूजन लिक्विड के केस में थोड़ा स्लो होता है, रेट कम होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, अगर ऑस्मोसिस को हम रोकना चाहें ना, सॉल्वेंट पार्टिकल को इधर ना आने दिया जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो हम उसको रोक भी सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन था कम कंसंट्रेशन वाला जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, ये है ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला जिसमें सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट मतलब रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है इससे। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर जाएंगे। क्या हो अगर मैं इस तरफ प्रेशर लगा दूँ? प्रेशर लगाने का मतलब क्या है कि मैं इधर किसी की एंट्री नहीं दे रहा हूँ किसी चीज़ को भी आने। तो धीरे धीरे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा और सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी, वो जो उसको प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स दे कैन नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रोक सकते हैं, ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है, और इस प्रेशर को जो इसको रोकने के लिए लगाया जाता है, इस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस को तो रोका जा सकता है, या इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। रिवर्स कैसे? प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगा दो, ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा, इस वाले सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा और सॉल्वेंट वाले तो इधर जा ही सकते हैं अगर प्रेशर उधर से आया तो, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आरओ सिस्टम, आरओ अपने घरों में होता है ना, वो रिवर्स ऑस्मोसिस से ही होता है कि एक तरफ गंदा पानी है, उसको प्रेशराइज करके उससे सॉल्वेंट पार्टिकल अच्छे यानी प्योर वाटर वो इधर आ जाता है, और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज इधर रह जाते हैं। तो आरओ में भी इसके ऊपर इस तरीके से ही काम होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को जो है हम रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, पर डिफ्यूजन को ना तो रोक सकते हैं और ना ही रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि एक बार धुआं निकल गया वो एनवायरनमेंट में जाने के बाद कैसे रोकेंगे हम उसको मिलने से? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप इट और टू रिवर्स इट, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला, ऑस्मोसिस में हमें पता है कम कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाया इधर से इस सॉल्यूशन के ऊपर। धीरे धीरे सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से जो आ रहे थे वो कम होना शुरू हो जाएंगे, एक पॉइंट पर आके वो बिल्कुल रुक जाएंगे। उस पॉइंट पे जो प्रेशर लगा रखा है ना हमने, उस प्रेशर की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि यह उतना पर्याप्त प्रेशर है जो सॉल्वेंट की एंट्री को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू आने से रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जितना सॉल्यूट की अमाउंट होगी उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कैसे की गई ऑस्मोटिक प्रेशर की। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स आए, लेकिन सबसे इजी और सबसे अच्छा जो मेथड था वो था बर्कले-हार्टलेज मेथड, बर्कले एंड हार्टलेज मेथड। देखिए इसमें क्या एपरेटस है, ये सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है, इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई गई है, ये एक ट्यूब टी है। देखिए जैसे जैसे सॉल्वेंट अंदर जाएगा वो सॉल्यूशन में मिलता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पिस्टन की हेल्प से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो जहाँ पर लेवल है एम लेवल मान लीजिए है, यहीं पर रख दिया हमने लेवल, इधर से प्रेशर अप्लाई किया, लेवल अब गिरना कम हो गया, बंद हो गया। बंद होने का मतलब अब और सॉल्वेंट नहीं जा रहा सॉल्यूशन के अंदर। उस टाइम पे प्रेशर गेज में हम नोट कर लेंगे वैल्यू कितनी है, वहीं उस सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो बर्कले-हार्टले मेथड बहुत सिंपल सा है, ये इतना कुछ है नहीं, थोड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन सिंपल है। सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है,
ठीक है। ये m लेवल गिरने से पहले हम क्या करेंगे, इसको इतना प्रेशर सफिशिएंट अप्लाई कर देंगे कि m लेवल बना रहे उसमें। इसका मतलब सॉल्वेंट की एंट्री रुक गई और उस टाइम प्रेशर गेज में जो वैल्यू है वो हम नोट कर लेंगे, वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना और ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया है ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है। जैसे वाटर एसिमिलेटेड बाय द प्लांट्स के द्वारा सोखा गया पानी अलग अलग प्लांट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू। एनिमल्स में वाटर जो है वो मूव करता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वो जो है वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। लीव्स, पत्ते और जो है फूल हैं वो स्ट्रेच होते हैं, वो भी ऑस्मोसिस के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ है और जो बीज है उनका अंकुरित होना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। और आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो पिछली बार पेपर में पूछा गया था और बच्चे बड़े ही परेशान हो गए थे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। एडेमा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एडेमा? देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा साल्टी चीज़ें खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, तो उनके टिश्यूज़ के अंदर, जो ज़्यादा नमक खाते हैं जो लोग, उनके टिश्यूज़ के अंदर पानी रिटेन हो जाता है जिसके कारण अंदर से स्वेलिंग हो जाती है, पफीनेस हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडेमा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज़्यादा हो जाती है। सॉल्यूशन की क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा हो गया है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और ऑस्मोसिस में हमें पता है मेम्ब्रेन के थ्रू कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल जाते हैं। और हम सबको इस बात का भी पता है कि हमारी बॉडी में सबसे अच्छा सॉल्वेंट क्या है? वाटर, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम, तो वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको भी ये सलाह देता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा साल्टी चीज़ें खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़ा सा कम कर लीजिए उसको। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे दो सॉल्यूशन जो सेम टेम्परेचर पे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू रखते हैं अपनी। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन हमने डाला, इसमें देखा ऑस्मोटिक प्रेशर उसके लिए 10 आ गया, एक दूसरा और सॉल्यूशन किसी चीज़ का डाला, उसकी वैल्यू भी प्रेशर गेज में 10 आ गई। तो ऐसे सॉल्यूशन जो सेम टेम्परेचर पे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और जिनमें अब देखिए, जैसे हम बात करें NaCl की, जो सोडियम क्लोराइड नमक है हमारा, 0.9% सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl, 0.9% solution of pure NaCl is isotonic with human red blood cell, RBC। पता है ना आपको सबको, ब्लड की 3 चीज़ें होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो RBC का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और NaCl 0.9% अगर हम कंसंट्रेशन ले लें तो उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो RBC नाइदर स्वेल नॉर अंडरगो प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है देखिए, ना तो वो स्वेल करती है RBC, स्वेलिंग का मतलब होता है फूल जाना, फूलती भी नहीं है। अगर NaCl की 0.9% कंसंट्रेशन है बॉडी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर 0.9% से ज़्यादा हो गया ना तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। यानी RBC के रिस्पेक्ट में NaCl की 0.9% से ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर बॉडी में चली गई तो वो हाइपरटोनिक हो गई, 0.9% से कम हो गई तो वो हाइपोटोनिक हो गई। अगर 0.9 से कम हो गई तो RBC जो है वो स्वेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी स्वेल? क्योंकि 0.9% ही जो NaCl है वो RBC की ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। लेकिन 0.9% से कम होते ही वो लेस कंसंट्रेटेड हो जाएगा। लेस कंसंट्रेटेड होगा और तो वो मोर कंसंट्रेटेड यानी RBC की तरफ जाएंगे सॉल्वेंट पार्टिकल। RBC इसके कारण स्वेल हो जाती है और कई केसेस में तो अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन कम हो तो वो बर्स्ट भी हो जाती है, फूट भी जाती है और ख़त्म भी हो जाती है RBC। अगर RBC में हम देखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है NaCl 0.9% से ज़्यादा हो जाता है कंसंट्रेशन NaCl का बॉडी के अंदर, तो उसके कारण RBC श्रिंक हो जाती है, उसमें से कुछ फ्लूइड बाहर निकल जाता है और उसके कारण इस प्रोसेस में श्रिंक होने को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसके भी हानि है काफ़ी। तो आइसोटोनिक हो वो सबसे अच्छा है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के लिए तो फिर हमें कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और डॉक्टर की गाइडलाइंस की भी ज़रूरत पड़ती है कई बार। ठीक है। अब हम करते हैं एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन
में हम ये देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे एंड ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इन दोनों चीज़ों पर जो है ये डिपेंड करता है। कंबाइनली हम बोल सकते हैं डायरेक्टली डिपेंड ऑन Ct एंड पाई इज इक्वल टू आर सी टी। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू आर सी टी। आर यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन को अगर हम दिखाएं C इज इक्वल टू N बाई वी। N बाई वी का मतलब समझते हैं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऐसे ही दिखाते हैं, मोलैरिटी की फॉर्म में हमने ले ली है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू आर इंटू एन अपॉन वी इंटू टी, जिसको हम लिख सकते हैं पाई वी इज इक्वल टू आर सी टी। यानी एक तरीके से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई वी इज इक्वल टू आर सी टी हमारा ये जो हो जाएगा, सॉरी नॉट आर सी टी, एन आर टी। सी नहीं, ये V इधर आ गया, N इधर आ गया, NRT। पाई V इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर पाई हमारा क्या है, पाई हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम देखिए इस प्रॉपर्टी से पाई V इज इक्वल टू NRT, यहाँ से मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम दिखाएंगे W2 बाई M2 से। हम सबको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो पाई V इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू RT। आप एक बात और भी देखेंगे कि सारी जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उन सब में ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं और इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा बात आपके दिमाग में आए, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिए। आप हमारे नंबर व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं 9896570792, और आज मैं ग्रुप में भी अपने इस सेकेंड यूनिट के कंप्लीट नोट्स डाल दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।